हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आज क्लास नाइन्थ वालों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ गणित की मैराथन, जिसके अंदर हम लगभग 65 एमसीक्यू, जो 65 एमसीक्यूज होते हैं अपने एबसदे वाले क्वेश्चन, और लगभग 27 फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान 27 रिक्त स्थान और 65 एमसीक्यू। क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इनसे बच्चा पास हो जाता है, इनसे पास होने के फुल चांस है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्लास बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है 4√5 प्लस 5√5 बराबर है 4√5 और 5√5 इसका बराबर है, यानी इनकी जोड़ करनी है। अपने को क्या करना है, इनका जोड़ करना है अपने को। 4√5 है, जैसे कि ये 4√5 है, ये 4√5 है और ये 5√5 है। ये 4√5 और 5√5। जब भी आपको अंडर में कोई संख्या दे रखी हो और वो अगर संख्या सेम हो, जैसे √5 है और √5 है, यदि ये सेम हो तो √5 तो वैसा का वैसा ही रहेगा और ये संख्याएं जुड़ जाएगी, यानी 4 5 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9√5। इसका आंसर हो जाएगा 9√5। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 9√5। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 9√5। तो इसका आंसर है 9√5। यदि इसके साथ क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, इसमें गुणा वाला भी आ सकता है, जैसे √5 गुणा √5। ये √5 गुणा √5 है, तो ये इसका वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये अंडर हट जाएगा, ये रूट है ये हट जाएगा और आंसर में आ जाएगा 5। और यदि √5 बटा √5 हो, यानी ये भाग में हो तो क्या हो जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है 5 की पावर, यानी 5 की घात 1/2। और ये 5 की पावर ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 5 की पावर 1/2। और किसी की पावर 0 होगी, 1/2 से 1/2 जाएगा तो 0 हो जाएगी 5 की पावर 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। वैसे √5 से √5 कट सकता है, लेकिन ये इस प्रकार से सोल्व होता है। और इसमें √5 की जगह ये इस गुणे के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, √5 गुणे में √2। तो आप इस प्रकार से इसको कैसे हल करोगे, तो √5 और √2 है तो इसका अंडर में 10 आएगा। तो इस प्रकार से गुणा भाग जोड़ और बाकी इस प्रकार से कर सकते हैं। 5√5 हो, 5√5 हो माइनस हो 4√5, माइनस में हो 4√5, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें √5 हो जाएगा। ऐसे तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा इसमें तो पहला आंसर सही हो जाएगा 9√5। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 9√5। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 723/100 का दशमलव रूप होगा, यानी 723 में अपने को 100 का भाग लगाना है। भाग लगाना तो सबको आता होगा, तो 100 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7.23। क्या प्राप्त होगा, 7.23। भाग लगाना तो आपको आता होगा, 9th क्लास में आगे स्टैंडर्ड क्लास है, 9th क्लास है, तो 7.3 आ जाएगा, 7.3। इसका कैसे होगा, ये दो संख्याएं हैं नीचे बट्टे में, तो ऊपर जाकर दो संख्या छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी जितने जीरो है नीचे जितनी संख्या छोड़कर पीछे से छोड़नी है संख्या और वहाँ पर जाकर पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.23। अगला प्रश्न है, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो 2x + y बराबर 6 हो तो यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इनको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। संतुष्ट करने का मतलब होता है इसमें कि जो चीज़ अपन इसमें से रखेंगे, x और y के मान दे रखे अपने को, और इनको इस समीकरण में रखने पर ये संतुष्ट कर जाएगा। यानी कि 2x + y है तो 2x + y में ये x का मान 1 और y का मान 2 रखेंगे तो ये संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। पहला रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं, यानी 2x, x का मान 1 रख दिया, y का मान 2 रख दिया, तो 2 + 2 यानी कि 4। क्या आपने 4 और 6 को कभी बराबर होते हुए देखा है क्या, नहीं ना, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा है, x का मान क्या है, 2 है, इसमें प्लस
y का मान क्या है 1, तो 2, 4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5, और 5 और 6 कभी बराबर होता है क्या, नहीं होता है। सी वाला है 2,2, यानी कि x का मान है 2 और y का मान है 2, तो 2 2 और 2 गुणा 2 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 6 और 6 बराबर में 6 आ गए, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2,2। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है 2,2। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य कौन होगा, तो उनके मध्य कौन सा कोण होगा। तो दो रेखाएं देखिए, दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। दो रेखाएं, जैसे कि एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये है, ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत है तो कौन सा कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते ही अपने को बी वाला ऑप्शन लगा देना है, 90 डिग्री लंबवत हो तो 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान होता है। एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों, जैसे कि ये कोई बिंदु है तो इस पर बने समस्त कोणों का मान, इस पर बने समस्त कोणों का मान, जैसे कि एक वृत्त का कितना होता है कोण पूरे का 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। यदि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद होती हैं, तो यदि कोण बी ओ डी 63 डिग्री है, तब कोण बी ओ सी अपने को ज्ञात करना है, बी ओ सी अपने को ज्ञात करना है। यानी कि कोण बी ओ सी, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, ये अपने को फाइंड करना है। दे रखा है अपने को बी ओ डी, यानी ये 63 दे रखा है, ये कोण दे रखा है अपने को 63, तो अपने को इसको ये बी ओ सी वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार से ज्ञात होगा, ये आपको दिख रही होगी इसके अंदर, इसके अंदर ये सी डी रेखा है, ये सी डी रेखा है, सी डी रेखा पर आप देख पा रहे हैं ये सी डी रेखा है, ये सी डी, तो इसके ऊपर ये रेखिक कोण युग्म बन रहा है, ये रेखिक कोण युग्म बन रहा है, ये वाला ये रेखिक कोण युग्म। सी डी एक रेखा है जिसको ए बी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये रेखिक कोण युग्म, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कोण बी ओ डी प्लस हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण बी ओ डी प्लस क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर में क्या हो जाएगा, बी ओ सी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेखिक कोण युग्म क्या है, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। तो देख लेते हैं 63 180, जैसे कि बीओसी का मान अपने पास ज्ञात करना है, तो कोण बीओसी बराबर क्या हो जाएगा, बीओसी बराबर यहाँ पर कर देता हूँ, कोण बीओसी बराबर 180 से बीओडी कितना है 63 डिग्री, तो 180 से 63 जाएगा तो कितना बच जाएगा 117 डिग्री, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है 117 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखो ये तो अपरिमेय संख्या है ये, क्योंकि √5 है, ये √5, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपने को वैसे पता चल गया ये अपरिमेय संख्या है। पाई 22/7, पाई का मान हम सामान्यतः 22/7 लेते हैं सामान्यतः, और इसका भाग लगाते हैं तो ये अशांत, ये जाते जाता है, जैसे लगाया जाए तो 3.145 ऐसे जाते ही रहता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। और 5/0 ये अपरिभाषित है, क्या है ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया जो अपरिभाषित है। अगला है डी वाला, यानी 0/5, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 0/2, 0/10, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, 64 की घात 1/2, यानी 64 की घात 1/2 का मान, यानी इसको अंडर में 64 भी लिख सकते हैं अपन, तो किसी भी घात का 1/2 होना उसका अंडर ही कहलाता है, रूट यानी 1/2 घात है, तो 64 की घात 1/2 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 × 8 लिख सकते हैं, और तो 8 की घात ये 2 हो गई, और 1/2 यानी 1/2 है,
जब घातें गुणा में होती है, ये गुणा में, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यानी 8 की घात 1, 8 की घात 1 तो यानी 8, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखिए, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात 0, शून्य बहुपद होता है उसकी घात अपरिभाषित होती, हमेशा याद रखना है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 30, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने पास सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अपने को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, तो हम इसका मान अपने को 10 दे रखा है, तो इसमें 10 मान रखना है, तो 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनका मान अपने को ज्ञात करना है, इनका मान अपने को ज्ञात करना है। और 2 गुणा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इनका मान है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 30, 30 है, 30 है तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 30, 2 गुणा 30, 2 गुणा 30 है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या है 100, और 100 और ये 30, 30 गुणा 2 हो जाएगा तो 60, तो इधर चला जाएगा तो माइनस का 60, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 100 से 60 गया तो कितना हो जाएगा 40, 40, तो इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 40, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 40, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु की कोटि होती है, एक्स एक्स पर स्थित कोई भी संख्या, जैसे कोई भी बिंदु है एक्स एक्स पर है, यानी ये ओरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप में, और ये अपने पास ग्राफ होता है, ये 2D वाला ग्राफ इस प्रकार से होता है एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो इस एक्स एक्स पर किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर भी करेंगे तो माना कि x, 0 माइनस एक्स, 0 होगा क्योंकि ये इधर है, इधर आ जाएगा x, 0, तो ये क्या कह रहा है एक्स एक्स पर बिंदु की कोटि, कोटि क्या होती है, कोटि मतलब होता है वाई एक्स, कोटि मतलब होता है वाई एक्स, और भुज मतलब क्या होता है एक्स एक्स, भुज मतलब होता है एक्स एक्स, और कोटि मतलब होता है वाई एक्स। तो ये x, 0 है, तो ये कोटि इसकी क्या है वाई निर्देशांक क्या है 0, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0। अगर भुज लेता तो भुज तो अपने को अननोन है, अज्ञात है, तो उसका मान हम x मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि y बराबर 2x प्लस 5 तथा y बराबर 7 हो तो x का मान होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें y का मान रखना है, y का ये 7 मान है इस समीकरण में रखना है, तो 7 है y का मान 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 चला जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 के 1 आ जाएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखिए, दो संपूरक कोण हैं, दो कोण संपूरक हैं, संपूरक बोले तो 180 डिग्री और पूरक बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण और संपूरक होता है 180 डिग्री कोण। इनमें से एक कोण न्यून कोण है, यानी एक कोण है जो 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम को कहते हैं न्यून कोण, 180 से अधिक को कहते हैं अधिक कोण, 190 से अधिक और 180 से कम को कहते हैं अधिक कोण, और 180 से 360 को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। निम्न में से दूसरे कोण का माप हो सकता है, यानी एक कोण न्यून कोण है और तो दूसरा कोण, तो सबसे पहले न्यून कोण है तो दूसरा, दोनों का योग कितना होता है, जैसे कोण ए है, मान लेते कोण ए है और कोण बी है, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, संपूरक है इसलिए 180 आना चाहिए, इनका योग 180 आना चाहिए। एक न्यून कोण है यानी 90 से कम है, तो दूसरा कोण तो 90 से कम होगा, यदि ऐसे जैसे कि 50 है तो इसके लिए अपने को 90 इसमें क्या जोड़ेगी भाई कि 180 आ जाए, तो 130 डिग्री, यानी कि ये न्यून है तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है।
200, इसमें कहा कि भाई 180। अब इसमें देखो कि संपूर्ण कोण में 180 होता है, तो ये है 200 और ये 300, तो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो अपना बी ऑप्शन बचा, तो बी वाला सही है 130 डिग्री। 130 डिग्री और इसका आता है 50 डिग्री संपूरक, ये न्यून कोण है। अगर इसको करते तो ये न्यून कोण और कौन सा होता, 50 में ऐसा क्या जोड़े कि 180 आ जाए तो 130, तो 130 न्यून कोण थोड़ी ना है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है 130 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? देखो 2√7 बट्टा में 2√7, यानी कि यहाँ 7√7 है यहाँ पर, तो √7 से √7 कट गया तो 2/7, यानी कि ये परिमेय है। जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय का जब जोड़ घटाव होता है तो वह एक हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि ये बी वाली 2 माइनस √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। और पाई तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 3.145 ऐसे जाते जाते इसका भाग 22/7 होता है। इसमें 7 में 22 का भाग लगाते हैं तो बहुत इन्फिनिटी तक जाता है। और 1/√2, 1/√2 ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने को अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 2/2√7/7√7। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है, यानी कि इसका शून्यक 2x + 1 का एक शून्यक अपने को ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप 2x + 1 को 0 के बराबर, शून्य है इसलिए शून्य के बराबर, इसके दो तरीके रहते हैं। फर्स्ट वाला तो ये देखिए, 2x + 1 को 0 के बराबर रख देते हैं और 2x बराबर में हो जाएगा -1, क्योंकि एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो हमारे ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और एक आता है सेकंड वाला कि सभी को, जैसे कि इसके अंदर x की जगह पर एक एक मान रख के, जैसे x की जगह पर एक बार 1 रखा, दूसरी b की जगह पर b वाले में x की जगह पर -1 रखा और -1/2 ऐसे रख के हम सोल्व कर सकते हैं। यदि 0 आ गया तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 2 गुणा x का मान 1 रखें तो 2 गुणा 1 यानी +1, यानी 2 + 1 यानी 3, तो 3 तो नहीं, इसमें हमें पता चल गया कि ये सही वाला -1/2। तो ये 2 गुणा x का मान है -1/2, -1/2 है, ये 2 से 2 कट गया और 1 + 1 यानी 2, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1 + 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 -1 है ना, ये -1/2, तो 1 प्लस और 1 बराबर +1 और -1 ये हो जाएगा 0। तो 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य इससे इस सी वाले से -1/2 से हो गया, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार से अपने 4 चतुर्थांश होते हैं। एक तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें सभी धनात्मक रहते हैं, यानी कि ये प्लस। और इसमें क्या होता है, इसमें जो x वाला होता है वो तो होता है माइनस, और y वाला होता है धनात्मक। इसमें दोनों माइनस के होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दोनों माइनस के, और इसमें x तो धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है, तो 3, -4 यानी पहला तो धनात्मक है और दूसरा y है जो ऋणात्मक है, तो ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, चतुर्थांश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा x³ के बराबर है? यानी x³ के बराबर यानी x, ये पहले क्वेश्चन में देखिए आप, x⁻6 और -x⁻3, तो इसको यदि हम x⁻3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x⁻3 माइनस और x नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x⁻3 चली जाएगी तो ये इस प्रकार से सोल्व आगे नहीं होगा, इसके लिए गुणनखंड और ऐसे करने पड़ेंगे। इसमें आ जाएगा, ये गुणे में है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, 6 + 3 यानी कि x⁻9, और अपने को क्या चाहिए, अपने को x³ यानी x⁻3। अब ये देखिए, ये इस प्रकार से होगा, x⁻, ये भाग में तो घातें माइनस हो जाएगी, x⁻6 - 3 यानी x⁻3, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा x⁻3, ये इसके बराबर है। तीसरा ऑप्शन सही है x⁻6 / x⁻3।
अर्धवर्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? देखिए अर्धवर्त इस प्रकार से बना होता है, अर्धवर्त इस प्रकार से बना होता है, ये इस प्रकार से, ये पूरा वर्त होता है इस प्रकार से। तो ये अर्धवर्त में जैसे इस सीधी डिग्री में इसमें कितना कोण होता है? इसमें 180 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, पाई का मान, पाई का मान होता है 3.14, यहाँ 22/7, यहाँ 22/7। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन? 1/2, 1/2 नहीं होता, 7/22 नहीं होता, 22/7 होता है, 22 गुणा 7 भी नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन से 22/7। अगला प्रश्न है 2x² + 5x + 3 में x का गुणांक। अब इसमें x का गुणांक देखना है अपने को। x का गुणांक यानी इसका जो अचर पद है यानी 5 है, 5 है तो इसका गुणांक भी हो गया 5। यदि यहाँ पर -5x होता तो इसका गुणांक क्या हो जाता? -5। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहता है, क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। x पर बिंदु पर स्थित, x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। देखो इसकी ऐसे कोटि भी पूछ सकते हैं, x ये इस पर स्थित बिंदु के कोई निर्देशांक होंगे तो वो x, 0 होंगे, यानी x, 0 होते हैं। तो x, 0 यानी y का मान 0, 0 किस में? ये दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भी होगा तो -x, 0, यहाँ पर भी -x, 0 हो जाएगा। तो 0 का मान यहाँ पर y का मान 0 हो तभी वो x पर स्थित होगा, x पर स्थित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 डिग्री के पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब उनका योग 90 डिग्री हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरक और संपूरक कोण, ये एग्जाम में आने के फुल चांस रहते हैं, पूरक और संपूरक कोण। तो 45 डिग्री का पूरक यानी कि एक कोण है, कोण एक को ज्ञात नहीं है अपने को, कोण 2 है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है इनका योग। तो कोण एक क्या आ जाएगा? कोण एक आ जाएगा 90 - 45 यानी 45 डिग्री। तो हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, 0.23 बार प्लस 0.22 बार का मान, यानी इसका बार का अर्थ क्या होता है? इस बार बार लग रहा है, इसका अर्थ है कि ये इसी प्रकार से चल रहा है, जैसे कि इनकी अब जोड़ करनी है अपने को। 0.23 2 3 2 3 इस प्रकार से चलता जा रहा है। और 0.22 2 2 2 2 और 2 2 इस प्रकार से आगे आगे जाता जा रहा है, इस प्रकार से आगे जा रहा है, यानी इसके ऊपर बार लग रहा है। तो इनको जोड़ेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो पीछे से तो यहाँ से जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 2 2 4 5 4 5 4। तो इस प्रकार से ये डॉट 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 इस प्रकार से चलेगा। तो ये क्या आंसर आया आपने? 0.4545। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार, यानी कि ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.45 का बार। समीकरण 4 x + y + 5y = k में यदि x = 2 हो, 2 और y = k, तो k का मान होगा। तो अपने को k का मान x = y मान दे रखा है, सीधा सीधा अपने को मान रखना है x y के। तो 4 गुणा x का मान क्या दे रखा है? 2 और प्लस 5 y का मान दे रखा है 1, तो बराबर है k। सीधा सीधा मान निकालना है 8, 4 दूना 8 + 5, 8 + 5 बराबर में है k। तो 8 + 5 कितना होता है? 13, 13। तो k का मान क्या आ गया? 13, k का मान क्या आ गया? 13। तो हमारा दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा 13। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु अपने वैसे तो 3D रहता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 2D वाला है। ये तो हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया y। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि ये जिस जगह पर ये कट रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा 0,0 मूल बिंदु। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मूल बिंदु, उसको मूल बिंदु कहते हैं। यदि 2,3 समीकरण y = ax - 3 का एक हल है, तब a बराबर क्या होगा? अपने को a का मान फाइंड करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो y, ये y है और एक्स वाई के अपने को मान दे रखे, एक्स वाई का सिर्फ मान रखना है, कुछ नहीं करना। y का मान यहाँ पर क्या है? 3 बराबर में a गुणा x
एक्स क्या है अपने पास 2 माइनस 3 2a, यहाँ पर 3 बराबर में 3 इधर चला जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर 2a, यानी कि 2a बराबर क्या हो जाएगा 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, क्या हो जाएगा 3, यानी 3 आंसर हमारा, यानी पहला ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात है, इसकी घात अपने को बतानी है। हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके अधिकतम चर की घात ही अपनी बहुपद की घात होती है, यानी ये चर होता है x, इनका मान बदल सकता है, और ये होते 7, जैसे 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो इनके मान है ना नहीं बदलते, इनके मान नहीं बदलते। 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। तो अधिकतम घात कितनी है, यानी कि x की घात अधिकतम 3 है, तो इस बहुपद की घात भी अधिकतम 3 हो जाएगी। सिंपल है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आखिर बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। यदि x प्लस 1 बहुपद 2x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है, तब क्या का मान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, यानी x प्लस 1 बराबर गुणनखंड है, ये बराबर में 0 रखते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा -1, यानी x का मान अपने पास -1 है। -1 है तो इसको क्या कर देते, छोटा कर देते एक बार। x का मान आ गया अपने पास -1, x का मान -1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ -1, यहाँ पर f ऑफ -1 देखते हैं। f ऑफ -1 इस बहुपद, ये बहुपद अपने को दे रखा है अपने 2x³, यानी x की जगह पर अपने को -1 मान रखना है, कुछ नहीं करना है, -1 मान रखना है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में अपने पास 2x की घात 3, 2x की घात 3 यानी -1 की घात 3 प्लस 8x², 8x की घात यानी -1 की घात 2 प्लस में है 3x, 3 गुणा -1 और प्लस में है k, यानी कि प्लस में है k, तो k आ गया। तो देखते हैं आगे, सोल्व करते हैं। किसी भी, ये देख लीजिए, कोई भी अंदर जिसका भी आपको क्यूब हो रहा, किसी की भी घात हो, अगर सम घात हो, अगर वो अंदर माइनस में अगर सम घात हो तो उसका ऋणात्मक चिन्ह हट जाता है, और विषम घात हो तो उसका ऋणात्मक चिन्ह रहता है। तो ये -2 प्लस में क्या आ जाएगा, इसकी विषम घात है यानी स्क्वायर है, यानी तो इसका ये प्लस में आ जाएगा। तो 8 एकम 8, तो 8 और 3 गुणा -1 तो -3 प्लस k, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8 से 3 गया, 8 से 3 गया तो कितना हुआ 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या आ गया 5, ये -2 है, -2, 5 में से 3 गए तो ये प्लस के 3, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा -3, क्या k बराबर क्या आ जाएगा -3। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा -3। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। देख लीजिए y अक्ष से दूरी, यहाँ कोटि भी पूछ सकता है, ऐसे भी कहते हैं कि बिंदु 3,4 की कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, तो क्या होगी इसकी कोटि और y अक्ष, ये ध्यान रखना है। y अक्ष से दूरी तो होगी x अक्ष, y अक्ष से दूरी होगी x अक्ष, और x अक्ष से दूरी होगी y, तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 इकाई। यदि ऐसे भी दे सकते हैं -3,4 की y अक्ष से दूरी, -3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी -3,4, क्योंकि दूरी अपने ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए भी इसका आंसर भी आ जाएगा 3 इकाई। इसमें बहुत कंफ्यूज होते स्टूडेंट्स कि -3,4 इसकी y अक्ष से दूरी, तो इसकी भी 3 इकाई होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 2 अंकों में, अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों में इकाई का अंक व दाई का अंक, इकाई का अंक तो y है, दाई का अंक x है, तो संख्या होगी। सबसे पहले पीछे देख लेते हैं कि इकाई का अंक, हम जानते हैं कि इकाई का अंक सबसे लास्ट में रहता है, तो इकाई का अंक क्या है y, तो देख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक x है, तो ये पहला गलत है, ये चौथा और तीसरा तो गलत ही है, क्योंकि इनमें लास्ट में x आ रहा है। अब देखते हैं इन दोनों में, अब क्या है कि दाई का अंक, दाई के अंदर हम 10 से गुणा करते, दाई के अंदर हम 10 से गुणा करते, और 10 अक्ष यानी हम
x है जो दहाई का अंक है ये, और ये इकाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं तो ये प्लस में होगा न कि माइनस में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10x + y। अगला प्रश्न है, दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। दो भिन्न बिंदु, जैसे दो भिन्न बिंदु है इस प्रकार से, ये कोई दो भिन्न बिंदु है, या इधर भी ले सकते हैं या इधर भी ले सकते हैं, तो इनसे गुजरने वाले, या देखिए इन दोनों से गुजरेगा तो ये दोनों बिंदुओं से एक रेखा गुजर सकती है, इन दोनों से भी गुजारेंगे तो भी एक ही, इनसे गुजारेंगे तो भी ये एक ही, यानी कि एक रेखा गुजर सकती है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। ये 3 भागों में विभाजित करता है। एक तो बहिर्भाग होता है, एक अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग, और ये एक वृत्त होता है। जो वृत्त होता है ये 3 भागों में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। केंद्र में, जैसे कि एक वृत्त दे रखा है अपने को यहाँ पर, इसमें ये जीवाएं होती है इसकी, जो केंद्र से समान दूरी, इस केंद्र से समान दूरी पर है। यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी समान है तो ये बराबर होगी, ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, दोनों बराबर होगी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, बराबर। 36/100 का दशमलव प्रसार है। 36/100 का दशमलव प्रसार, यानी कि 36 में 100 का भाग आराम से चला जाएगा। क्या आंसर आएगा, 0.36। ये मैंने आपको बताया है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। तो जितने जीरो नीचे आए तो उतने अंक छोड़कर, यानी 1, 2, यानी 2 अंक छोड़कर आगे पॉइंट लगा देना है। तो 0.36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या होगी, शांत होगी। पूरा भाग नहीं जाता तो अशांत होगी। तो ये हमारा अशांत नहीं है, ये शांत है, पूरा भाग चला गया। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा, शांत। बहुपद दे रखा है अपने को, p of x 5x - 4x² + 3 बराबर x का x बराबर 1 पर मान है, यानी इसका मान अपने को ज्ञात करना है। x का मान रखना है, कुछ नहीं करना। तो p of 1 बराबर 5 × 1, x का मान रखना है अपने को। तो 4 × 1, यहाँ पर गुणा रखो, भले कोष्टक लगा दो, प्लस में 3, 5 - 4 + 3 यानी कि 7। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 4 ही होगा। 5 - 4 + 3 यानी कि 5 से 4 गया तो 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें प्लस का 4 नहीं कि माइनस का 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या होगी। एक किसी बिंदु से, ये बिंदु मान लेते हैं अपन, तो इससे जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है, अनंत। इससे मैं बहुत सारी रेखाएं खींच सकता हूँ, अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ। इस प्रकार की अनंत रेखाएं, ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ड्राइंग से नहीं होती है, आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, त्रिभुज कौन सा भी हो सकता है, उसका अंतःकोण को, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और किसी समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से खाली स्थान में भी आते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज में कुल कितने अवयव होते हैं। किसी त्रिभुज में कुल कितने अवयव होते हैं, कितने अवयव होंगे। किसी त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। कितने होते हैं, 6 अवयव। एक तो 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। ये देखिए, कोई त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, 1 2 3, 3 तो भुजाएं होगी, 1 2 3 यानी 3 कोण होंगे, यानी 6 अवयव होंगे कुल। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 6। अगला प्रश्न देखिए, 32 की पावर 2/5 का मान क्या होगा। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर, अभी आप 32 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 32 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, ये 1 16, 2 एकम 2, यहाँ पर बच गया 1, तो 2 2 6 12, तो 2 2 8 16,
2 4 2 2 और 1, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 बट्टा में है, ये गुणा में है 2/5। तो अब देखिए ये है तो 5 से ये 5 कट जाएगा, गुणा में इसलिए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितनी होती है? 2 की घात होती है 2 4, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो बिंदु स्थित होगा। देखिए y निर्देशांक 0 है, मैंने कितनी बार बता दिया, इस वीडियो में बताया मैंने x,0 यानी y निर्देशांक 0, तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा? x अक्ष पर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? देखो 0 एक परिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन आया था 0/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, ये बराबर में नहीं, यहाँ पर कोमा है। और 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। √3 ये देख लीजिए, चौथा ऑप्शन बता रहा हूँ, √3/2 √3, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या है। आंसर तीसरा सही है, √3/2 होगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक, x² का गुणांक देख लीजिए, x² का गुणांक है तो -1 है, न कि 1 है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा -1। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं 1 लगाकर, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, इसलिए हमारा -1 वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2,3 का भुज है, 2,3 का भुज बोले तो x और कोटि बोले तो y(x), कोटि क्या हो जाते हैं y(x), कोटि हो जाता है y(x), तो इसमें भुज बोला आपने को, तो भुज तो इसका x निर्देशांक 2 है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन से हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, अभी भी पहले बताया मैंने 360 डिग्री होता है किसी चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपद 5x प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 1 की घात है। देखो मैंने अभी पहले भी बताया कि जिस बहुपद की जितनी चर की अधिकतम घात होगी उस बहुपद की अधिकतम घात होगी, तो बहुपद की घात क्या है? अधिकतम घात चर की x की घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में, ये चित्र है अपने पास, दिए गए चित्र में कौन BOC ये कौन 60 डिग्री दे रखा है अपने को, और कौन BAC ये BAC का मान ज्ञात करना है अपने को। तो ये फॉर्मूला होता है कि जो ये केंद्र पर बना हुआ कौन है, ये केंद्र पर बना हुआ है 60 डिग्री का, और ये यहाँ पर परिधि पर जो कोण बन रहा है, जो ये केंद्रीय कोण होता है जो परिधि से 2 गुना होता है, तो केंद्रीय कोण बराबर 2 गुना परिधि कोण, तो अपने को परिधि का कोण चाहिए, तो केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री है, ये 2 इधर चला जाएगा तो बटा में 2, यहाँ पर परिधि कोण यहाँ पर है परिधि कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, परिधि कोण क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, 99² माइनस 98 का स्क्वायर का मान होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स हड़बड़ाई में देखते हैं कि कैलकुलेशन बहुत होगी और उसको छोड़ देते हैं, जबकि इसमें सर्व समीकरण लगेगी a² माइनस b² की। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, तो अपना a प्लस बी, a क्या है? 99 और प्लस b क्या है? 98, और अगला है 99 माइनस 98, ये तो आ जाएगा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 9 8 17 17 1 हासिल का 9 9 18 1 19, तो 197 जब गुणा होगा 1 से तो 1 ही 197 ही प्राप्त होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है 197। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अपने पास, दिए हुए चित्र में ये चित्र दे रखा है अपने को और x और y का मान ज्ञात करना है। ये x और y के मान अपने को ज्ञात करने, ये x और ये y है। तो इसमें देखिए अपने को क्या दे रखा है,
इसके अंदर अपने को दे रखा है, ये देखिए एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, ये एक्स है ये वाई है। तो इसके अंदर दिए हुए चित्र में एक्स है, यानी कि इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें और अपन क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, देखिए रेखिक कोण युग्म का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रेखा है एक, तो इसको ये एक तिर्यक रेखा ये वाली काट रही है, ये ब्लैक वाली थी ये काट रही है इसको। तो इसके यानी कोण एक्स और ये कोण एक्स है और कोण 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री है। ये दोनों कितना होगा, ये कितना होगा, ये 180 के बराबर होगा। कितना होगा, 180 के बराबर होगा। कितना होगा, 180 के बराबर। तो कोण एक्स क्या आ जाएगा, कोण एक्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 कितना होएगा, 180 माइनस 50 130 डिग्री। 130 डिग्री। और ये जो सीधा वाला है ये यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में अति लघुत्तरात्मक में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और तो हमारा 130 डिग्री 130 डिग्री यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का एक गुणनखंड होगा। अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का अपने को ये दे रखा है, अपने को एक समीकरण। इसका अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि से गुणनखंड, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, किसी को उसमें दिक्कत हो तो ये वाला सूत्र यूज कर सकते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि गुणनखंड विधि से करना है तो फिर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो ये सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये ए बी सी के मान रखने, ए बी सी यानी ए यानी इसमें 6 है, बी 11 है और सी प्लस के 3 है। गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से ए इंटू सी, ए क्या है इसमें, ए क्या है 6, ए क्या है 6 और सी क्या है, सी 3 है और 18, 6 3 कितने होते हैं 18 और बी क्या है इसका 11। तो अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसे संख्या ज्ञात करनी जिसको जोड़ने पर तो क्या है 11 और गुणा करने पर क्या है 18। तो ऐसी संख्या अपने को मिल रही नहीं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 2 नाम 18 तो 3 3 3 1 इस प्रकार से करेंगे। तो ये 3 3 9 हो जाता है और 9 दूना 18। तो 9 और 2 क्या हो, कितने होते हैं 11 भी होते हैं और 9 दूना 18। तो ये वाला अपना सही हो जाएगा, ये वाला जोड़ा 9 और 2 का। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3। तो इस प्रकार से यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 6। अगर कॉमन लेने का मतलब ये होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉमन लेने का मतलब है उसका भाग दे रहे। अगर 6x स्क्वायर में मैं 2x का भाग दूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल होगा, 6x स्क्वायर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो कितना बच जाएगा, 3x ही तो बचेगा। कि कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x बचेगा तो मैंने 3x लिखा और 2x से 2x चला गया तो एक सिंपल है, 3 कॉमन लिया तो 3x प्लस 1। तो अब इसमें अपना आंसर क्या आया था, इसमें आया था 3x प्लस 1। यहाँ पर बराबर में 0 लगाना होता है, अपने को बराबर में 0 लगाना होता है। ये तो इसमें दे नहीं रखा है, वरना बराबर में करके तो x का मान -1/3 आ जाता है इससे और -3/2 आ जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुणनखंड विधि से। ये अपने अति लघुत्तरात्मक में भी पूछा जा सकता है। तो इनके ये दो 9 होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, ये या तो ये होगा या ये होगा, ये यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है 2,0 तो k का मान। देखिए ये इसका हल है तो इसको संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये इसमें रखेंगे मान तो इसको संतुष्ट करेगा। तो 2 गुणा x का मान क्या है, इसमें 2 है, x का मान क्या है 2 प्लस 3 गुणा y का मान है 0 बराबर में है k, बराबर में क्या है k।
तो 0 से कोई भी चीज़ गुणा होती है 0, तो 2 दूना 4, तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर क्या आ गया 4, के बराबर क्या आ गया 4। तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा के बराबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, यानी एक हल। एक अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल, एक हल होता है। केवल दो हल, केवल दो हल, यानी सीधा ही दे रखा है 2 हल। तो इसके कितने हल होंगे, यदि आप x का मान 1 रखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान यदि आप 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 + 5 11, y बराबर 11 आ जाएगा। यानी कि आप जितने मान रखेंगे, तो जितने रखेंगे, जितने रखते जाओ, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 की पावर 6/5 है, बट्टा में है। तो बट्टा में है तो क्या होगा कि ये घातें माइनस हो जाएगी, गुणा में हो तो प्लस हो जाएगी, आधार समान हो तो ये 7 और 7 ये, इसलिए आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है गुणे में, और भाग में हो, बटे में हो तो घातें माइनस हो जाती है। तो 6/1/5, तो 6/5 एलसीएम लेते हैं तो 5, तो 6 - 1, इसको 5 है तो 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है, तो 1 को 6 से गुणा किया तो 6 यहाँ पर, और 1 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में एक बार में आता है, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 6 - 1 5/5, 5/5 यानी कि 1, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 बोले तो 7, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा 7, पहला ऑप्शन से हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं, x² + y² + z² - 2xy + 2yz - 2zx बराबर है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अपने को इसमें क्या करना है, जब ऐसा सूत्र दिया हो, सबसे पहले देखना है ये प्लस का है कि नहीं। इसमें माइनस आ गया तो पहला तो देख लीजिए, पहला वाला तो गलत है, इसमें ऐसे ही होता है। देखिए इसमें x है, इसमें माइनस जहाँ जहाँ दिख रहा है ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस जहाँ जहाँ दिख रहा है, जो चीज़ कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, एक x कॉमन है, 2 तो कॉमन है, वो अचर पद है, उसको नहीं लेना है, x और y, इसमें भी z और x। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है, जो कौन सा अचर पद है जो इसमें माइनस का है। तो अपने को लग रहा है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें माइनस का x ही होगा, निश्चित रूप से इसमें माइनस का x होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि ये तीनों का जोड़ होता है, x + y + z का होल स्क्वायर होता है, जो होता है ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर किसमें माइनस का x इसमें आ रहा है, तो पहले लग जाएगा माइनस का x + y + z का स्क्वायर। यहाँ पर कहाँ पर ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक बार क्या लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, या -1 से गुणा भी कर सकते हैं, और -1 से कॉमन, बहुत -1 से गुणा भी करते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं। जो माइनस कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो x ऋणात्मक था तो धनात्मक आ गया, y धनात्मक था तो ऋणात्मक आ गया, z धनात्मक था तो ऋणात्मक आ गया। तो इस प्रकार का अब आपको इसमें दिख रहा है x - y - z का होल स्क्वायर, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये वाले क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, x - y/5 -10 बराबर 0 को ax + by + c में व्यक्त करने पर a, b और c का मान ज्ञात करना है। इसमें अपने को कुछ ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि इनको a x और b y और c के रूप में व्यक्त पहले से ही है, इनको व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर -10 है, तो c का मान तो -10 होगा, a का मान 1 है, और यहाँ पर b का मान -1/5 होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, इसमें भी -1/5 नहीं है, सी वाला ऑप्शन में -1/5 नहीं, डी वाले ऑप्शन में -1/5 है, 1 है, -10 है। तो इस प्रकार से इसको हल करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और एस सी बराबर पी क्यू है, तो ये समरूप क्या सर्वांगसम दे रखे अपने को, तो सर्वांगसम कौन कौन से त्रिभुज होंगे। देखिए सबसे ए बी बराबर क्यू आर दे रखा है, तो ये ए बी यहाँ से देखना है अपने को, ए बी बराबर यहाँ पर पी क्यू। इसी प्रकार से देखते हैं, ए बी बराबर यहाँ पर है पी क्यू। इनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं,
तो एक बार ध्यान से सुनिए, ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी बराबर है पी क्यू, तो ए बी बराबर अपने को क्यू आर दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से कैंसिल, जो नहीं है इसके अंदर उसको देख लेना है, उसको हटा देना है। ए बी बराबर है क्यू आर, यहाँ पर ए बी, ये पीछे से देखो, ए बी पीछे से, और यहाँ पर क्यू आर, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से देखा जाता है, इनको इस प्रकार से देखा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है? देखिए अंडर रूट में एक्स आ जाए तो मैंने क्या कहा, जो भी जिस पर भी अंडर रूट में एक्स है तो जिसकी पावर हो जाएगी 1/2, तो 1/2 पावर होती है। तो क्या आपको पता है कि वो बहुपद होता है? तो नहीं होता है, हम जानते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। और ये x की पावर, ये x बटा में तो ऊपर चला जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगी इसकी पावर, और ये ऋणात्मक पहले से है, तो हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम को कहते हैं न्यून कोण, और प्रतिवर्ती कोण तो कहते हैं 360 डिग्री, 180 डिग्री से 360। संपूरक कोण क्या होता है? जिनका दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और अधिक कोण क्या होते हैं? जो 90 से ज़्यादा हो और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच का कोण होता है, जो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, इसको इनके बीच को कोण को अधिक कोण कहते हैं। और ये सरल रेखा पर बनता है सरल कोण 180 डिग्री का। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और ये देखते अपने को उत्तर दिख जाना चाहिए, 180 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी, सर्वांग क्षमता की कसौटी पढ़ी होगी आपने, सर्वांग क्षमता की। ये देखिए भुजा कोण भुजा, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसने क्या बोला कि ये कसौटी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो कसौटी नहीं है, तो ये वाली तो है। और ए ऐसे यानी कौन भुजा कौन, ये नियम भी है, तो ये भी गलत है। ऐसे नियम हमने तो नहीं पढ़ा यार, आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना, तो ऐसे नियम यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भुजा नियम होता है, भुजा नियम होता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे नियम। ये नहीं है सर्वांग क्षमता। यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ अपने को देखना है। तो देखते हैं, ये x³ y³ + z³, ये अपने को एक फॉर्मूला होता है -3xyz x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx, ये फॉर्मूला होता है अपने। तो अपने को दे रखा है x + y + z बराबर 0, ये दे रखा है 0, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर 0, इसका मान रख देंगे अपन 0, यहाँ पर 0 रखा, तो 0 से कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो तो वो 0 हो जाती है ना 0। तो ये x³ y³ + y³ + z³ बराबर -3xyz बराबर में 0 हो गया। तो यदि x³ + y³ + z³ बराबर में -3 उधर जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना प्लस का। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 3xyz, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, x का समीकरण है, x का समीकरण होता है y बराबर 0 और y का समीकरण होता है x बराबर 0। क्या होता है? y का समीकरण होता है x बराबर 0 और x का समीकरण होता है y बराबर 0, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 डिग्री का संपूरक कोण का मान लिखिए। संपूरक कोण मैंने क्या कहा, संपूरक हो तो 180 डिग्री, पूरक हो तो 90 डिग्री, तो 180 डिग्री से घटा दीजिए इसे 54 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 8 ये 7 में से 5 गया तो 2 और 1 से 0 गया तो 1, यानी 126 डिग्री, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति में AOB एक रेखा है, x का मान है। यहाँ पर आकृति दे रखी है अपने को, ये AOB एक रेखा है ये, और x का मान अपने को फाइंड करना है। ये 5x कोण दे रखा है, ये 4x कोण दे रखा है। तो ये कोण क्या होता है? अपने रेखी कोण युग्म पढ़ा होगा कि कोई सरल रेखा है, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 180 डिग्री का कोण होगा, ये पूरा कोण होगा, ये 180 डिग्री का होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर 5x प्लस कोण AOC यानी ये वाला कोण है 5x प्लस कोण BOC है 4x बराबर में 180 है,
5 और 4 9 अक्स हो जाते हैं 180 डिग्री। ओके, एक्स बराबर 18, 180 में 9 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये इस प्रकार से ज्ञात कर सकते। और एक तरीका और भी है, यहाँ पर सभी को एक एक को देख लो। ये 90 रखते हैं यहाँ पर अक्स की जगह पर 90 रखते हैं तो 9 5 45 यानी 450 डिग्री। क्या आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 450 डिग्री? तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। 20 डिग्री रखें तो 5 दूना 10 यानी 100 डिग्री का। ये वाला तो कौन एओसी तो 100 डिग्री का हो जाएगा और प्लस में एओसी 100 डिग्री का हो जाएगा। और कौन ये बीओसी है, बीओसी है। इसको अगर रखेंगे अपन तो 4 अक्स 4 दूना 8 यानी 80 डिग्री यानी 80 यानी ये 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का। यानी कि इनका रेखीय कोण युग्मी अपना 180 डिग्री का होता है। ये डायरेक्ट 450 ला रहा है तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए दो तरीके, सभी क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो सिंपल वाला अपने को सिंपल लगे उस प्रकार से अपने को करना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 125 की पावर 1/3 है यानी 125 की घात दे के 1/3। तो 125 के सबसे पहले तो अभाज्य गुणन कर लो। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लाया हूँ मैं भाई, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। क्वेश्चन में से इनमें से निकलेंगे आपके परीक्षा में। तो 5 दूना 10, 5 25 5 125 होता है वैसे। 5 5 5 यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कर सकते हैं। और ऊपर में पावर 1/3 तो 3 से 3 कट गया है 1, तो 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं ना। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 में सी का मान है। इसमें सी का मान ज्ञात करना है अपने को। सी का मान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2x + 3y = 6 है, ये 6 है। तो इसको अपन किस व्यापक पद रूप होता है अपना ax + by + c = 0। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये 6 दिख रहा है यहाँ पर और इस सी का मान 6 लगा देते हैं जो कि गलत है। तो इसको सी को यानी 6 को इधर भेजेंगे अपन, 6 को इधर भेजेंगे तो ax + c के लिए 2x + 3y प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर प्लस अंदर से छुपा होता है तो ये माइनस का सी का मान हो जाएगा -6 यानी तीसरा ऑप्शन सही हो। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो। अगला आता है रिक्त स्थान। ये आ गए रिक्त स्थान आ गए। तो ये देखिए रिक्त स्थान इंपॉर्टेंट है। इनमें से इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको देख लेना बस काम हो जाएगा। आप पास किया, आप हमारी क्लास देख लोगे तो आपके लगभग 80+ चले जाएंगे मार्क्स। जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा तो उसके तो 100 जाएंगे। ड्रीम 100 का सपना रखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अभी पहले एमसीक्यूज भी आया था तो उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होगा उसका सरल आलेख सरल रेखा होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये दोनों वाले कोण, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह लगता है। अभी आपने पहले एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आया था शीर्षाभिमुख कोण के लिए 130 डिग्री वाला, तो उसमें भी ये लगता है। इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ मैं। यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार एक शांत रेखा अर्थात एक रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर या परास कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर या परास भी कह सकते हैं, परिसर भी कह सकते हैं। जो आपकी अधिकतम वैल्यू होगी और न्यूनतम वैल्यू का घटाव यानी न्यूनतम मानों का अंतर, वो कहलाता है अपना परास और परिसर। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। का प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, कोई समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती।
बराबर होती है तो उसका क्या प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। त्रिभुज के सम्मुख कोणों की के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। एक ही बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु यानी वृत्त, एक वृत्त का केंद्र मान सकते हैं, वृत्त का केंद्र। तो इस प्रकार से यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर या समान होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, बस खत्म, एग्जाम खत्म। मूल बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ पर निर्देशांक कर लेना आप। निर्देशांक 0,0 होते, 0,0 होते, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते। हाँ, और यहाँ पर दो प्रश्न आपको मैं बताता हूँ कि जो x का समीकरण है, x का समीकरण अभी आपको पहले भी बता दिया। x का समीकरण होता है y बराबर 0, और y का होता है x बराबर 0। y का क्या होता है x बराबर 0, और आगे बता दूंगा। निर्देशांकों अक्षों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। निर्देशांक अक्ष होते हैं, जैसे कि ये x और y में ये 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है 90 डिग्री का। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते। संपूरक कोण तो किसी दो, ये जैसे कि ये एक प्रकार का 90-90 का, ये भी संपूरक है। ये वाला है, किसी रेखा पर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये भी रेखिक कोण युग्म से ये भी होता है 180 डिग्री। और दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 3 और 4, इनके बीच में भी बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत संख्या होती है, आप पढ़ेंगे आगे। इन 3 और 4 के बीच में भी करोड़ों अनंत संख्याएं होती हैं इनके बीच में भी। x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान 3 होगा। देखिए ये कैसे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। x बराबर 0 पर रखते हैं, x बराबर 0 पर मान रखेंगे। यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं। 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा x स्क्वायर का 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, यानी कि 0 माइनस 0 ही प्लस का 3, तो कैसे आएगा 3 ही तो आएगा ना, आंसर बचेगा अपने 3 ही तो बचेगा। तो हमारा क्या होगा रिक्त स्थान में 3, आंसर हो जाएगा 3। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक अक्ष होते हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। x का समीकरण y बराबर 0 है, x का समीकरण y बराबर 0 और y का समीकरण x बराबर 0 है। यदि p ऑफ a बराबर 0 हो तो x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। यदि p ऑफ a, कोई अपने को p ऑफ a बराबर 0 यानी शून्य का दे रखा है, इसका बराबर 0 है, तो x माइनस ए पी ऑफ x का एक गुणनखंड है। कोई गुणनखंड होता है तो वो उसके 0 बनाने में सहायक होता है, तो ये गुणनखंड है। आपके लिए इतना ही ठीक है, गुणनखंड होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद कर लेना। यहाँ पर खाली ऐसा भी है, ये इस प्रकार से यहाँ पर खाली स्थान दे दे का समीकरण y बराबर 0 है, तो किसका समीकरण y बराबर 0, तो x का। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगभग आएंगे आपके क्वेश्चन, इनमें से आएंगे जो मैं करा रहा हूँ उनमें से आएंगे। लेकिन ये उल्टा कॉन्सेप्ट उल्टा कर देते हैं, क्वेश्चन को उल्टा घुमा देते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन कैसे आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, जबकि आपने पढ़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। दो चर वाला रैखिक समीकरण के प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 बार आ गया मेरे हिसाब से, ये तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये MCQs में भी आया था। निर्देशांक 2,5 में भुज तो 2 है, इसमें x का निर्देश, भुज मतलब x निर्देशांक, और कोटि बोले तो y निर्देशांक, तो भुज 2 है और कोटि 5 है। बिंदु -4,0 और 7,0 x पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये कैसे पता चलेगा, ये इस प्रकार से मैंने कहा कि जो x पर स्थित होगा तो उनकी y यानी कि उनकी कोटि होगी जो 0 होगी। क्या होगी, उनकी कोटि 0 होगी।
तो उनका y निर्देशांक 0 होगा। तो इनका y निर्देशांक 0 है तो ये x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ियां घटाई जा सकती है। समीकरण होती है कोई भी समीकरण, तो दोनों तरफ अपन समान संख्या से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को। 6√5 और 2√5 का गुणनफल 60 है। ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको शुरू प्रथम क्वेश्चन था आपके, प्रथम क्वेश्चन उसमें भी बताया। तो इनका गुणनफल कैसे होगा? 6, 1 मिनट।